हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर ऑन यूट्यूब चैनल हाइड्रोजन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। मैं हूं तीर्थपाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर। आइए शुरू करते हैं इसे। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक यही आते हैं, मैटर, इट्स नेचर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें मैटर की तो हमारी यूनिवर्स में पाई जाने वाली लगभग हर एक चीज़ अपने आप में एक मैटर है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर वी कैन से एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग मास एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ अवर 5 सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मैटर। इसका मतलब साधारण से यही है कि दुनिया की हर एक चीज़ जो कुछ न कुछ स्पेस घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ वॉल्यूम हो या जिसके अंदर कुछ वज़न हो यानी उसका मास भी हो, और जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से हम सेंस कर पाएँ, हम उसे ही बोलते हैं मैटर। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो एवरी ऑब्जेक्ट वी कैन से इट्स अ मैटर। जैसे हम बात करें गोल्ड, वुड, वाटर, एयर। वाटर एक मैटर कैसे है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाटर को हम जहाँ भी हम किसी चीज़ में स्टोर करके रखते हैं तो उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, उसका अपना एक मास होता है, और जो वाटर है उसको हम अपने हाथ से छू भी सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और उसे इनहेल पी भी सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि वाटर अपने आप में एक मैटर है। तो अब बात करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशंस की। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस की तो ब्रॉडली मैटर्स को 2 क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है। फर्स्ट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशंस को ही स्टडी करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर किस प्रकार से मैटर को हम क्लासीफाई कर पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन द मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि हमारा रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है उसको हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर बोलते हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ 3 अवस्थाओं में ही मिलती है, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। और अगर इन तीनों के अलावा हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, और बहुत कम टेम्परेचर पे यानी 0 केल्विन पर कोई चीज़ अगर हमें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सिर्फ 3 ही स्टेट मिलती है हमें मैटर की। तो अब उन्हें बारी बारी हम स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड बात करें सॉलिड की तो आप सब ने नाम सुना होगा, ठोस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाई जाती हैं। तो बात करें डेफिनेशन ऑफ सॉलिड तो क्या होते हैं, देखो, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ़ इट पोजेसेस डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। यानी हर एक वो चीज़ जिसका डेफिनेट मास हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप हो, मतलब उसका वॉल्यूम, मास और शेप हम अपने आप से ना बदल पाएँ। जैसे गोल्ड, वुड, आयरन, कोई भी लोहे की चीज़ रखी है तो उसका वॉल्यूम, उसका मास और उसका शेप हमेशा वैसा ही रहता है, अपने आप नहीं बदलता। इसका मतलब वो एक सॉलिड है। अगर हम बात करें सॉलिड्स बनते कैसे हैं, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, जैसे आयरन के अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे जो आइस होती है उसमें मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, आयंस भी हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट के अंदर सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। इसका मतलब सॉलिड आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और द आयंस। बात करें डायमंड, ग्रेफाइट, तो एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ ही है। आइस जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, सोडियम क्लोराइड आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। तो अगर बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड्स इसके आगे अगर स्टडी करें तो सॉलिड का जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं यूनिट सेल बेसिस, जो हम आने वाली यानी 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, उसमें हम डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन हम जब बेसिस पढ़ रहे हैं तो इस बेसिक्स में हमें पढ़ना भी पड़ता है ये कि जो सॉलिड्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में फिर बांट देते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड। दो सॉलिड विच हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब ये कि जिन सॉलिड्स के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखा जाए और जिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट है, अगर वो रेगुलर है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर वो इर्रेगुलर है तो नहीं हम अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट को हम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई कमरा बनाते वक्त, घर बनाते वक्त हम बराबर साइज़ की ईंटों को एक रेगुलर तरीके से जोड़ते चले जाते हैं, दीवारें बन जाती हैं,
दीवारों से मकान बन जाता है, कई कमरों को जोड़कर पूरा घर बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है सॉलिड्स के अंदर। छोटे छोटे यूनिट सेल्स रेगुलर अरेंजमेंट में अगर जुड़ जाते हैं तो वो ही क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाते हैं। बात करें एग्जांपल्स की तो जो डायमंड होता है जिसको हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इन सभी में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और ये अपने आप में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। अमोफस सॉलिड की बात करें तो प्लास्टिक, रबर, ग्लासेस, ये सब के सब अपने आप में अमोफस सॉलिड है। इसे नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड। सॉलिड्स पूरा हुआ, अब स्टार्ट करते हैं लिक्विड। लिक्विड जिसको हिंदी में द्रव के नाम से भी जानते हैं हम लोग। बात करें डेफिनेशन की, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोजेसेस ए डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। इसका मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसका मास और वॉल्यूम तो डेफिनेट रहे लेकिन उसकी जो शेप है वो बदल जाए, उन्हें हम बोलते हैं द्रव पदार्थ यानी लिक्विड सब्सटेंसेस। दे कैन टेक अप द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर पुट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 200 ml एक गिलास के अंदर वाटर भरा हुआ है, उसी वाटर को अगर हम किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो मास और वॉल्यूम तो उस वाटर का उतना ही है लेकिन उसका शेप बदल जाता है। तो शेप बदलना और मास और वॉल्यूम का सेम रहना, डेफिनेट रहना ही लिक्विड की डेफिनेशन है। वाटर, अल्कोहल, मिल्क ये अपने आप में लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैसेज की। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट हैव डेफिनिट मास बट नाइदर पोजेसेस ए डेफिनिट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनिट शेप। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेज का मास तो डेफिनिट होता है लेकिन इनका वॉल्यूम और इनका शेप डेफिनेट नहीं होता। अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, अगर हमारे पास 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस का एक छोटा सा बोतल है, अगर उस छोटे से बोतल को हम एक खुले कमरे में ओपन कर दें उस बोतल को, तो उसमें से 2 ग्राम ऑक्सीजन कमरे में टोटली फैल जाता है। इसका मतलब 2 ग्राम जो ऑक्सीजन है पूरे के पूरे कमरे में बिल्कुल बराबर तरीके से फैल जाएगा। इससे उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और शेप भी बदल जाएगा। पहले वो 2 ग्राम ऑक्सीजन सिर्फ एक छोटी सी बोतल में था, बोतल जैसी शेप में था। उसके बाद बोतल को ओपन करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो कमरे में फैल गया, यानी कमरे की शेप को उसने अडोप्ट कर लिया और कमरे की वॉल्यूम को ही उसने अडोप्ट कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मास डेफिनेट होता है जबकि उनकी वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं होती। उन्हें जिस भी कंटेनर में या जिस भी वेसल में भरा जाता है वो उन्हीं के जैसी शेप और वॉल्यूम अडोप्ट कर लेता है। बात करें एग्जांपल्स की तो हमारी एयर अपने आप में गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी क्या हैं, गैस के एग्जांपल हैं। आई होप आपको ये तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं ये समझ आए होंगे। इसके बाद अब बात करते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, यानी पार्टिकल्स मूव नहीं करते। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा मूव कर सकते हैं जबकि सॉलिड में पार्टिकल मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता। गैस की बात करें तो गैसेस के अंदर पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं और गैसेस के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट की। अगर किसी सब्सटेंस को जो सॉलिड अवस्था में है उसे हीट किया जाए तो उसके पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। और जिस लिक्विड के पार्टिकल्स को और ज़्यादा हीट किया जाए तो वो एनर्जी गेन करके कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस के अंदर। इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर किसी गैस को कूल किया जाए, बहुत कम टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे कूल किया जाए तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर वो लिक्विड और ज़्यादा ठंडा या किया जाए या कूल किया जाए, फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कन्वर्जन से हमें समझ में ये आता है कि सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, ए लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय फर्दर हीटिंग, and the gas can be converted into a liquid by reducing its temperature and high pressure, and a liquid can be changed into the solid by reducing temperature and high pressure. इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज ये तीनों ही स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, लेकिन वो इंटर कन्वर्टिबल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पर ही हो पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस और वेपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है
कि गैस और वेपर में क्या फ़र्क है। जब हम 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे या इससे आगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट मैटर में बहुत बार आने वाले हैं कि गैस क्या होती है, वेपर क्या होती है। इन शब्दों को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं वेपर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बात करें तो द गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर। बात करें रूम टेम्परेचर की तो रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को यानी 298 केल्विन। और हम बात करें रूम प्रेशर की तो रूम प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा कोई भी मैटर जो रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर लिक्विड है और गर्म करने के बाद अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब दैट इज़ द वेपर स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। बात करें गैस क्या होती है, ए सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एट रूम कंडीशन। इसका मतलब अगर कोई मैटर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही अगर गैसियस स्टेट में है तो वो गैस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस रूम कंडीशंस पर कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे हम कहेंगे वेपर स्टेट। तो बात करें वेपर्स की तो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं वेपर। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसका मतलब उस समय ये वेपर स्टेट पे चला जाता है। बात करें गैस की तो नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर एक गैसियस अवस्था में होता है। इसी तरह ऑक्सीजन भी एक गैस है। आई होप ये वेपर और गैस के अंदर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो अभी तक हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए हैं, जिनमें से लगभग 104 एलिमेंट सॉलिड अवस्था में पाए गए हैं, 2 एलिमेंट लिक्विड हैं, बचे 12 एलिमेंट गैसियस अवस्था में पाए गए हैं। लिक्विड 2 कौन से हैं, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी अपने आप में एक मेटल होती है, जबकि ब्रोमीन अपने आप में एक नॉन मेटल है, जो दोनों के दोनों ही लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम कंडीशंस के ऊपर। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर दैट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट। तो ऐसा पाया गया है कि स्ट्रॉन्गर इज द इंटरपार्टिकल फोर्सेज, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। इसका मतलब जब पार्टिकल्स के बीच यानी कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर उन पार्टिकल के बीच का फोर्स जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेज, अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं तो वो सब्सटेंस सॉलिड होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज वीक हैं वो सब्सटेंस लिक्विड होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज बहुत वीक हैं तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बात करें अगर एनर्जी कंटेंट की, एनर्जी का मतलब होता है द कंटेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट कैन बी मूव, यानी जो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो ही उस पार्टिकल के एनर्जी कंटेंट की वैल्यू बढ़ा देता है। बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में तो पार्टिकल मूव ही नहीं करते, इसका मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0। लिक्विड में पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मूव कर सकते हैं, यानी जिस वेसल में जितने लेवल तक कोई लिक्विड भरा हुआ है पार्टिकल सिर्फ उतने एरिया में ही मूव कर सकते हैं। इसलिए लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, जबकि गैसेज में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं गैसेज के अंदर। ओपन कंटेनर में जब हम किसी गैस को रखते हैं तो वो गैस अपने आप ही सराउंडिंग तक स्वेल हो जाती है, फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन पार्टिकल्स में, जिन सब्सटेंस में पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है वो सॉलिड, और जिनका एनर्जी कंटेंट सबसे ज़्यादा है वो गैसेज। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज इस क्लास में हमने डिस्कस किया है अबाउट द मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशंस को हमने अच्छे से स्टडी किया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर के ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट्स को हमने सीखने की कोशिश की है। उसके बाद हमने वो फैक्टर्स पढ़े हैं जिनसे किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को हम डिफाइन कर पाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।